श्रीमती अंबिका मरकाम। माननीय सभापति, समस्या से संबंधित है। जिले एवं राज्य के सभी नगरीय निकाय जूझ रहे हैं, किंतु इस पर रोक नहीं लग रही है। समस्या है अवैध कॉलोनी की। माननीय सभापति महोदय, कांकेर जिले के कांकेर अनुभाग के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में आने वाले विभिन्न ग्रामों के एक एक खसरों में 100 से अधिक टुकड़ों की जानकारी माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुझे दी गई है, जिसमें ग्राम ठेलका बोर्ड खसरा नंबर 166 में 103 टुकड़ा, खसरा नंबर 119 में 71 टुकड़ा, ग्राम गोविंदपुर में खसरा क्रमांक 46 में 124 टुकड़ा, 108 में 110 टुकड़ा, ग्राम मनकेसरी में खसरा 104 में 134 टुकड़ा। इस प्रकार कुल 175 खसरों में लगभग 1500 से अधिक टुकड़े इन 2 वर्षों में हो गए हैं। क्या यह तथ्य विभागीय अधिकारियों की जानकारी में नहीं था, जबकि इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हुई है? तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई है? कार्यवाही नहीं किए जाने पर क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिला धमतरी और कांकेर जिला में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी के अवैध निर्माण के संबंध में जानकारी चाहिए है। धमतरी जिले में हमको कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई, जो 3 खसरों से संबंधित है, और इन 3 खसरों का हमने जांच करवाया है। 2 पे एसडीएम ने जांच किया है और 1 पे हमारे नगर पालिका धमतरी ने जांच किया है। और जांच करने के पश्चात इन तीनों जगह के जो अवैध प्लाटिंग का कारोबार था उनको बंद कराए हैं, वहां पर के मार्ग को अवरुद्ध किए हैं। और उसी तरह से उत्तर बस्तर कांकेर अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी के संबंध में यहाँ पे 5 शिकायतें प्राप्त हुई, जो 175 खसरों से संबंधित है। इन 175 खसरों का भी हमने जांच किया है, जिसमें 8 खसरों की जांच पूर्ण हो चुकी है और 167 खसरों की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। और जैसे कि माननीय विधायक अभी पूछ रहे थे कि इस पे कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, माननीय सभापति महोदय, यहाँ पे अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी से जो जुड़े हुए हमारे राजस्व के कुछ अधिकारी कर्मचारी थे, उनमें 3 पटवारियों का इंक्रीमेंट रोका गया है, 3 को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसी तरह से तहसीलदार को भी नोटिस दिया गया है, वहां पे जो उप पंजीयक हैं उनको भी दिया गया है। अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए हमारी अमला जो है पूरी तरह से काम कर रही है। और एक चीज और बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि केवल हमने धमतरी और कांकेर की चिंता नहीं की है, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, इनको रोकने के लिए जिला स्तर पर एक बड़े कमेटी बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, जिसमें वहां के पुलिस अधीक्षक भी रहेंगे, जिला पंचायत के सीओ भी रहेंगे, आवास पर्यावरण के अधिकारी भी रहेंगे। उनमें 5 बड़े विभाग के लोग रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में नीचे अमला भी काम करेगा, एसडीएम स्तर पे, तहसील स्तर पे। और जहां भी अवैध प्लाटिंग या अवैध कॉलोनी हो रही है उनको रोकेंगे। तो इस तरह से हमने धमतरी में अवैध जो प्लाटिंग और कॉलोनी का जो काम चल रहा था, उसमें हमने पटवारी के ऊपर कार्रवाई की है और कुछ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है, लेकिन 1409 के माध्यम से 29/9/25 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर को अवैध प्लाटिंग की शिकायत की जांच कर सूची सहित अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा है, जिस पर आज पर्यंत तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी जिम्मेदार हैं?
आपने जवाब में दिया है माननीय मंत्री जी कि जितने भी पटवारी है उनका सब एसआईआर में ड्यूटी लगी है। क्या सारे लोगों की एसआईआर में ड्यूटी लगी है? एसआईआर में ड्यूटी लगी है, ये पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में पूरा आपने जानकारी मुझे दिया है। तो मैं वही जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी कि आपने कहा कि पटवारी को निलंबित किए हैं, क्या बाकी अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी? अनुविभागीय अधिकारी जिसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने कार्य नहीं किया है समय सीमा पर, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि इस पर कार्यवाही तत्काल हो। माननीय सभापति महोदय, जैसे कि मैं बताया कि अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी को रोकने के लिए हमने बहुत से कार्यवाही किया है, उसी तरह से उसमें वहां पे 14 जो खसरा नंबर है उसकी खरीदी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है और इसमें सतत हम काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं कि धमतरी जिले और कांकेर में जितने तरह की अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी का जो लोग डेवलप कर रहे हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे इसमें हम। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आप क्या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराएंगे क्या? इसके लिए माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमारे राजस्व विभाग के अमला सक्षम है, हम जांच कराएंगे क्योंकि हजारों लोगों की बात है माननीय मंत्री जी, और ये बहुत से लोग जो है इसमें परेशान हैं जो अवैध रूप से प्लाटिंग कटाई हुआ है और उसमें लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है, जिसमें उनको यदि आप उसको परिवर्तित करेंगे तो उसको जमीन भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है कार्य करना पड़ेगा माननीय मंत्री जी। आर्थिक अपराध ब्यूरो से जांच कराइए इसको और जांच करके दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने बताया कि 175 खसरे की जांच, और हमने उसमें जवाब में भी दिया है, तो इसमें हमने 8 खसरे का जांच में पूर्ण कर लिए हैं और हमारे जो शॉर्ट प्लाटिंग जो कर रहे हैं उनको भी हमने नोटिस जारी किया है और इसमें सख्त से कार्रवाई करेंगे। हमारा राजस्व विभाग सक्षम है, इसमें हम कार्रवाई करेंगे। आप पूछ रहे थे ना, हो गया ना? माननीय सदस्य क्या होगी? माननीय, मैं कर रहा हूँ। वैसे धमतरी के दोनों विधायक हाथ उठाए, समय दे रहा हूं मैं। दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं आप। थैंक यू। आप पूछ लीजिए उसके जी। बाद। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये प्रश्न प्रत्येक सत्र में आता है। पिछले 2-3 सत्र से तो ओंकार साहू जी पूछ रहे हैं और अभी अंबिका मरकाम ने पूछा है और अजय चंद्राकर जी भी चिंतित हैं। धमतरी का मामला है। अच्छा, इनका भी प्रश्न था। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया कि केवल धमतरी नहीं पूरे प्रदेश में एक टास्क फोर्स गठन कर दिया है। कलेक्टर और क्या अध्यक्षता में होगी, एसपी भी उसके मेंबर होंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक के प्रदेश में कितनी अवैध कॉलोनी बनी और कितने को नोटिस दे दिया गया है और कितने खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये कृपा करके बता दें। और धमतरी पर्टिकुलर में जो आपने पटवारी को निलंबित किया है तो कितने दिन हो गए और उसको आरोप पत्र दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कि बिना नोटिस दे दिए निलंबित कर दिए और नोटिस आरोप पत्र नहीं दिया उसके बाद बहाल हो जाए? तो कितने दिन हो गए ये बताएं। वो पूछे। माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी का हम जानकारी लेकर के जानकारी उपलब्ध करा देंगे। अभी तत्काल में जानकारी देना संभव नहीं है और अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी जैसे ग्राम पंचायत के एरिया है तो हमारा ग्राम पंचायत और वहां पे जो तहसीलदार हैं, राजस्व के अमले हैं, उनको अधिकार दिया गया है। इसी तरह से नगरीय निकाय में भी वहां के सीएमओ को अधिकार है और जितनी जगह हमारे शासकीय और विभाग है, चाहे हम जल संसाधन की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, रेलवे की बात करें, एनएच की बात करें, सबको भू राजस्व की धारा 248 में इनको अधिकार दिया गया है कि अपने जमीन का स्वयं रक्षा करें। और
धमतरी तो वो स्वयं जिले में रक्षा करेंगे तो राजस्व विभाग क्या करेगा फिर? हम लोग भी करते हैं। हैं? उनको अतिरिक्त अधिकार दिया गया है कि आप अपनी संपत्ति का रक्षा आप खुद करिए। राजस्व विभाग तो लगा ही हुआ है। धमतरी जिले में आप पूछ लो, आप भी पूछ लो। धमतरी जहां पे 3 पटवारी है, प्रफुल्ल कुमार बघेल, जैन कुमार कवाची और वीरेंद्र सिन्हा, इनका तत्काल प्रभाव से एक वेतन वृद्धि को रोका गया है। और 3 पटवारी है जो इसी काम में प्रारंभिक रूप से उनको दोषी पाया गया है, रिजवान खान, जय नेताम, राकेश गायकवाड़। इनको 15/12/2025 इनका दूसरे हल्के में इसका स्थानांतरण किया गया है। और बाकी जो 67 लोग हैं जो अवैध प्लाटिंग में लगे हुए थे, उनको नोटिस जारी किया अभी गया तो आपने निलंबित करने की बात कही, पहले अभी फिर इंक्रीमेंट रोकने की बात कर दी, इंक्रीमेंट की बात की। इसके पहले निलंबित की बात आपने कही। बोले और फिर मैंने प्रश्न इसलिए पूछा, माननीय मंत्री जी, धमतरी का प्रश्न था और धमतरी तक हम सीमित रहते, लेकिन जब आप मौखिक उत्तर दे रहे थे तो आपने सदन को ये जानकारी दी कि पूरे प्रदेश भर में हमने टास्क फोर्स गठन कर दिया है। और जब प्रदेश भर में टास्क फोर्स गठन कर दिया, आप ही पूरा विस्तार कर दिए, धमतरी से बढ़ा के आप पूरा प्रदेश कर दिए, आपने किया। और इसलिए मैंने पूछा कि भाई कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की है। जब तक भाई सबसे पहली बात तो है कि 5 डिसमिल वाला रजिस्ट्री नहीं होता तो इतने खसरा बढ़ कैसे गए हैं? तो ये 2 साल का मामला है और आप 5 डिसमिल वाले रजिस्ट्री खत्म कर दिए, उसके बाद भी इतने बटांकन ये हो गया, तो इसमें पटवारी भर कैसे दोषी हो सकता है? इसमें पूरा अमला ही इसमें संलिप्त दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे प्रकरण को इसलिए माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे क्या? केवल पटवारी की इंक्रीमेंट रोकने से क्या होता है जी? माननीय सभापति महोदय, 14/3 मैं जो अभी प्रदेश स्तरीय जो समिति गठन की बात कही थी, तो हमारे करीब 10-12 जिले में गठन हो गया, जिनका सबका सूचना भी आ रहा है इसी अतिक्रमण और प्लॉटिंग को रोकने के लिए। और इनका वेतन वृद्धि रोका गया है। गलती से मेरे से निकला होगा कि निलंबन करने का। इन आप तीनों पूछ का लीजिए। माननीय सभापति वेतन महोदय वृद्धि जी, मैं रोका आपके गया। माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके उत्तर में गम आया है कि जिला धमतरी में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी के लिए जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी की सूची निरंक। अभी आपने बोला है, आपने उत्तर में दिया है कि आपने कार्रवाई किया है, निलंबित किया है, और आप उत्तर दे रहे हो लिखित में निरंक। तो आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें इसको। आप 3 पटवारियों का आप वेतन समझाने वृद्धि की रोका। बात कर रहे हैं ना, तो मंत्री जी पूरा व्याख्यान माला कर देंगे। ये पूरा दोनों समझा जिले देंगे के हम, धमतरी जिला भी शामिल है इसमें, कांकेर जिला का भी। तो मिला जुला ये मिश्रित प्रश्न भी है और उत्तर भी ऐसे ही आ रहा है। नहीं, आप लिखे हो धमतरी जिला, पढ़ लीजिए आप। धमतरी जिला और लिखे कांकेर हैं। जिला होगा, दोनों जिला एक साथ चल माननीय रहे हैं। सभापति महोदय जी, इसमें जो 2024-25 में 10 प्रकरण और 25-26 में 39 प्रकरण का लेख हुआ है, लेकिन ये बहुत कम है। और मैं जानना चाहूंगा कि ये शिकायतकर्ता होता कौन है? कि ये किसान होता है कि वहां लगा हुआ दूसरा जो खरीदी करते हैं वो होता है? ये शिकायतकर्ता के आधार पर हुआ है। लेकिन आप, हमें पिछले समय प्रश्न लगाया था मंत्री जी, क्योंकि प्रभारी मंत्री है धमतरी जिला का, उनको बोला था कि साथ में चलकर भौतिक सत्यापन करेंगे, लेकिन अभी तक से मंत्री जी समय नहीं दिया है। तो मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी क्या भौतिक सत्यापन करेंगे क्या? देखिए माननीय सभापति महोदय, भौतिक सत्यापन करने के लिए हमारे राजस्व के अमला हैं, वो जाएंगे क्षेत्र में, वो भौतिक सत्यापन करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और तहसीलदार को भी नोटिस दिए हैं, उपंजक को भी गए हैं, और जो इसमें लगे हुए हैं पटवारी, उनको भी नोटिस दिया गया है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप ही लिखे उत्तर में कि प्रकरण में निर्मित अवैध मुरूम रोड से हटाया गया है। क्या मुरूम हटाने से अवैध कॉलोनी, अवैध आपका प्लाटिंग रुक जाएगा क्या? लेकिन आप ही बोले थे पिछले सत्र में कि मैं साथ में चलकर, क्योंकि आप
हमारे प्रभारी मंत्री हो, साथ में जाकर हम लोग भौतिक सत्यापन करेंगे। और आप अभी अपने वादे से मुकर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप इस सदन में घोषणा कीजिए कि मैं साथ में चलकर अवैध कॉलोनी का और अवैध प्लाटिंग का आप भौतिक सत्यापन करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, धमतरी जिले में जो अवैध प्लाटिंग की बात आ रही है, इस समय हमारे राजस्व के अमला जो है उनके संज्ञान में आया है। धमतरी जिले का ये जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसमें किसी ने शिकायत नहीं किया है। हमारे राजस्व अमला की जानकारी में आया है और उन्होंने अतिक्रमण को हटवाया है, उसको नोटिस भी जारी किया है और 10 जगह के अवैध जो विकास काम चल रहा था उसको भी हटाया गया, उसके रोड को ब्लॉक किया गया है। मैं सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय जी कि अभी मंत्री जी ने बोला कि शिकायत नहीं हुआ है, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि शिकायत करता है कौन? जो शिकायत करेंगे तब मंत्री जी या उनके विभाग आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि धमतरी निगम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी अभी स्थापित है, क्योंकि कॉलोनी वाले परेशान हैं। वहां न पानी की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है, न रोड की सुविधा है। जो जमीन के दलाल होते हैं वो तो अपना जमीन बेचकर चले जाते हैं, लेकिन वहां जो वासी निवास रहते हैं वो परेशान है। तो इनका जो सुविधा है उनको कौन करेगा? क्योंकि लगा हुआ आपका प्रश्न करें जी, आप प्रश्न में आ रहा हूं महोदय कि लगा हुआ ग्राम पंचायत रुद्री है, आपका करेठा है, मुजगहान है, आपका भटगांव है, तो यहाँ लगा हुआ जो अवैध प्लाटिंग हो रहा है उनको आपके विभाग क्या कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, धमतरी जिले में धमतरी नगर क्षेत्र में 3 एरिया था, गोकुल नगर, जिस पे कार्रवाई हुई। वहां पे सड़क बना हुआ था, सड़क को अवरुद्ध किया गया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र का जो माननीय विधायक बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी देमार है, देमार में 3 जगह है, श्यामतराई है, देमार और ये करेठा, रुद्री, ये 10 ऐसे स्थान हैं जहां पे अवैध रूप से यहाँ पे कॉलोनी बनाया जा रहा था। तो यहाँ के अवैध विकास को 10 जगह का हटाया गया है और ये शिकायत कोई पब्लिक की ओर से नहीं आया, बल्कि हमारे राजस्व विभाग के अमला जो है उनके संज्ञान में आया। उसी तरह से जो 39 और लोग हैं जिसमें बहुत से गांव शामिल हैं, रुद्री है, अर्जुनी है, करेठा है, श्यामतराई है, माननीय सभापति महोदय, रुद्री है, रुद्री में कई जगह है, करेठा है। अमला वाला शब्द बार बार आ रहा है। अमला तो आपका जुमला निकला है पूरा प्रदेश में, हमारे वहाँ भी पूरा काम कर रहा है भाई, पूरा प्रदेश में हो रहा है। तो 39 जगह था, उसके भी मार्ग को अवरुद्ध किया गया है, मुरुम को हटाया गया है और ये काम हमारा जो है नगर निवेश और नगरीय निकाय की संयुक्त राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मिलजुल करके किया है। अंतिम प्रश्न जी, माननीय सभापति महोदय जी, जैसे कि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि शिकायतकर्ता उनके ही अधिकारी कर्मचारी, उनके अमला हैं, तो शिकायतकर्ता स्वयं है, जांचकर्ता स्वयं है, शिकायतकर्ता नहीं, उसके संज्ञान में संज्ञान नहीं, अभी बोले शिकायतकर्ता करके, लेकिन आप बताइए कि स्वयं संज्ञान लेने वाले अधिकारी क्या उन पर कार्रवाई स्वयं अपने ऊपर कार्रवाई करवाएंगे क्या? लेकिन मंत्री जी आप अपने विभाग में थोड़ा सा कड़ाई कीजिए, क्योंकि धमतरी की स्थिति, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कि आप प्रभारी मंत्री हैं वहां का, तो प्रभारी मंत्री के नाते आप कम से कम आप धमतरी के जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध कॉलोनी है, उस पर आप ध्यान दीजिए। निवेदन है आपसे, बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कि एक पटवारी को सस्पेंड करने से, निलंबन करने से कुछ नहीं होगा। वहां बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, जमकर बैठे हुए हैं, उन पे आप एक्शन लीजिए। अजय चंद्राकर जी। माननीय सभापति महोदय, आज के समय में विकृत शहरीकरण को तो स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपने कार्यवाही का जो उल्लेख किया उसमें धमतरी स्पष्ट लिखा है, इसमें कोई कार्यवाही निरंक है करके। अब दूसरा, आपने कार्यवाही की है पटवारी के खिलाफ या जांच की अनुशंसा की है, उनकी क्या गलती है? उन्होंने आपके हिसाब से खुद संज्ञान लिया है अवैध प्लाटिंग को। आप जैसा उत्तर दे रहे हैं, उन्होंने खुद संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के ऊपर ही कार्यवाही कर दी आपने। शिकायतकर्ता कोई नहीं है, आप खुद संज्ञान लेके कार्यवाही किए हैं, आपने बोला है।
तो आपके कर्मचारी अच्छा काम किए उसको आपने सजा दे दी। एक मिनट, मेरा प्रश्न आप ही बोले हैं, अवैध प्लाटिंग कांकेर या धमतरी में स्टार्टअप एक्ट हो, अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ आप जो है उसमें क्या क्या कार्रवाई आपने की? एक, करने वालों के खिलाफ वो मुरम हटाए और दरवाजा हटाए नहीं। दूसरी, आपने कार्रवाई में लिखा है एसआईआर के कारण कार्रवाई नहीं हुई। तो अवैध कब्जा कब का है और एसआईआर कब से कब तक चला? अवैध प्लाटिंग कब्जा नहीं, अवैध कॉलोनी कब का है माननीय और एसआईआर कब से कब तक चला? माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये प्रश्न मिश्रित था धमतरी और कांकेर का। हमने जो धमतरी कांकेर ही पूछा। एक मिनट, हमने जो कार्रवाई की है पटवारियों के खिलाफ में वो कांकेर जिला का है। एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, आपने ही कहा मैं कि किसी ने कोई शिकायत नहीं की, ये धमतरी हमने ही संज्ञान लिया। आपके कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, इसका मतलब आपने उसी खिलाफ कार्रवाई की, धमतरी और कांकेर। माननीय सभापति महोदय, वही चीज मैं जो अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, बस उसी में केंद्रित मैं रहते हैं। स्पष्ट करना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न दोहरा देता हूं कि आपने 2 साल 3 साल से एक अवैध कॉलोनी बन रही नहीं हटाने के कारण एसआईआर को बताया है। तो एसआईआर कब से कब तक चला और अवैध कॉलोनी कब की, ये बता दीजिए। और तब तक आप क्या कर रहे थे? माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये धमतरी और कांकेर दोनों जिला का एक साथ पूछा हुआ प्रश्न है। धमतरी जो मैंने कार्रवाई किया है, हमारे विभाग ने जो कार्रवाई किया है पटवारी के विरुद्ध, वो कांकेर जिला का है। मैंने दोनों का एक साथ जवाब देते हुए हो सकता है कि मैंने उसको धमतरी जिला बोल दिया। धमतरी जिले में जो नहीं, वो तो आगे बढ़ गए अब। हाँ, तो हमने जो कार्रवाई की है, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो अवैध कॉलोनी, उस पे उन लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं जो बता। नहीं, ये आपत्तिजनक है माननीय सभापति महोदय। 2 साल 3 साल पुराना है, आप कब कार्रवाई करेंगे? आप कारण बताते हैं एसआईआर चल रहा है करके। आप सीधे पिन पॉइंट उत्तर बताइए कि आप जो अवैध कब्जा कॉलोनी विकसित कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? एसआईआर तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? कर्मचारी दोषी नहीं है उतने अवैध कब्जा वहां कांकेर में भी और धमतरी में भी, दोनों क्लब मत करिए। क्या कार्रवाई अवैध कब्जा जो कर रहे हैं उसके खिलाफ करेंगे? धमतरी में जैसे पहले ही बताया, मैं उत्तर देने में एक जिले का दूसरे जिला में मिश्रित हो गया। धमतरी जिले में हमारे विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में आया और अतिक्रमण और जो है अवैध प्लाटिंग को रोका गया। वहां पे हमारे कर्मचारियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं की। कांकेर में जो अवैध प्लाटिंग जिसमें उनको दोषी पाया गया, तो वहां के जो हमारे पटवारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और तहसीलदार को भी नोटिस दिया गया है। और जो अवैध प्लाट जो कटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं माने, मैं यही अब आखिरी प्रश्न बिंदु में कि जो अवैध कब्जा किए हैं, अवैध कॉलोनी विकसित किए हैं, इस प्रश्नाधीन अवधि में जो आपने परिशिष्ट में उत्तर दिया है, उतनी कॉलोनी को विकसित किया है, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? क्या कार्रवाई कब तक करेंगे ये बताइए एक लाइन में। कांकेर धमतरी इधर उधर नहीं, कर्मचारियों को तो बलिक बकरा बनाए हैं आप। जो अवैध कॉलोनी विकसित किए हैं दोनों जिले में, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? नियमावली में जो लिखा है नियम के हिसाब से उसमें कार्रवाई करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अब आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए जो नियम बता रहे हैं उसमें कारण क्या बताया है। सभी में एसआईआर चल रहा है। अब गंभीरता तो दिखती है। कॉलोनी अवैध कब्जे कब के हैं, एसआईआर कितने दिन चला और एसआईआर खत्म हुए कितने दिन हो गए। अब उत्तर आया हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अब क्या बोला जाएगा इसमें? आप बताने की स्थिति में नहीं है क्या कब तक कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति, समय सीमा इसमें नहीं बता सकते, पर कार्रवाई करेंगे। सावित्री भंडारी जी, एक प्रश्न। सकता है 1-2 साल बढ़िया लग सकते। ये जिला कांकेर में कुल 14 खसरों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। ये क्रय विक्रय पर रोक कब लगाई गई है? और जो कि आपने अपने उत्तर में दिया है कि पूरा जांच जो जितने टुकड़े हुए जांच प्रगतिरत है, वो जांच कहाँ हुई? आप इसमें बोलते प्रगतिरत है और आप बोल रहे हैं हमने उस पर कार्रवाई की है, तो बताइएगा थोड़ा सा। शेष खसरों में 14 खसरों पे तो हमने रोक लगा दिया है।
पर बाकी खसरों में भी जांच ये चल रही है। कांकेर का उसमें- मामला है ना, कांकेर जिला का। जी कांकेर जिले का अब है। धमतरी का मत बताओ। कांकेर का ही बता 14 रहा हूं। 14 खसरों के। कांकेर का ही बता रहा हूँ। जी। कांकेर के 14 खसरों में रोक लगाई गई है उसके क्रय विक्रय पे। हाँ, और माननीय सभापति महोदय करीब 25 मिनट से ऊपर हो गया और श्रीमती मंत्री जी गोमती साहब। जवाब नहीं दे पा रहे। मैं नहीं, सावित्री मंडावी जी प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी कहाँ हो तो पूछे रहे हैं, अभी पूछ लिए हैं, भूपेश बघेल जी पूछ लिए लेकिन नहीं, सीधा बात यह है सभापति महोदय, ये फिर उसी प्रकार से जब हम धमतरी पूछेंगे तो कांकेर के उत्तर देंगे, कांकेर के पूछेंगे तो धमतरी मैं के इसलिए उत्तर बोला, देंगे। अभी तक धमतरी वाले पूछ रहे थे, आप भी जब धमतरी का ओंकार साहू जी पूछे। पूछे कांकेर तो को वो पहले बार अवसर मिला है, तो इंक्रीमेंट कांकेर का रोके पूछ बोले रहे हैं। वो पता चला बाद में वो कांकेर का है। तो ये गोलमोल सब जवाब दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से सीधा सब तरफ से एक प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या इसको विधानसभा के समिति से जांच कराएंगे क्या? क्योंकि ये मामला 2 साल से 3 साल से लंबित है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लीपापोती हो रही है और सत्ता पक्ष के भी विधायक इसमें काफी चिंतित हैं। तो आपसे निवेदन है कि क्योंकि आपसे तो हो नहीं पा रहा है तो विधानसभा समिति से जांच करा दें, उसमें कार्रवाई समिति से जांच कराएंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमारे राजस्व विभाग सक्षम है। हम इसी से जांच कराएंगे और कार्रवाई हो भी रही है, जांच भी हो रही है। नहीं, राजस्व विभाग इसमें में किससे जांच कराएंगे? हमारा अमला से। तहसीलदार है, एसडीएम है, जुमला जांच से। कर रहे हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। माननीय सभापति माननीय महोदय, सभापति महोदय, ये सीधा मतलब ये है कि ये अवैध कॉलोनी को बढ़ावा देने का पूरा काम राजस्व विभाग के द्वारा हो रहा है और इस उत्तर से हम असंतुष्ट हैं। मंत्री जी इसको संरक्षण श्रीमती दे रहे हैं, गोमती साहब। ऐसे बहिर्गमन करते हैं। श्रीमती गोमती साहब, गोमती साहब, माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न क्रमांक है 1367। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैंने मंत्री जी से क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है। विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत 22-23 से जनवरी 2026 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय विक्रय के कितने प्रकरण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के अंतर्गत दर्ज है? उन्होंने बताया है, मेरे विधानसभा का ही विषय नहीं है सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, आदिवासी के अपना जमीन का ये सेफ्टी का विषय है, बहुत गंभीर विषय है और 170 ख का विषय है। तो उन्होंने बताया है मेरे विधानसभा का ही नहीं है, पूरे जिले का विषय है, पूरा छत्तीसगढ़ का विषय, पूरा देश का विषय है, क्योंकि आदिवासी का जमीन है और कई बार ऐसा होता है कि दबाव से लेता है, ब्लैकमेल से लेता है, कई बार मतलब आदिवासी अपने स्वेच्छा से, कोई मजबूरी से बेचना चाहता है, वो अलग विषय है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दबाव से, ब्लैकमेल से लोगों से जमीन लेने का जो विषय आता है, माननीय सभापति महोदय जी, मैं आप मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में 19 मामला बताए हैं, जिसमें से 19 में से 11 मामला जो है निराकरण हो चुका है, ऐसा उन्होंने कहा है, और 8 मामला अभी लंबित है। ये 11 मामला जो है निराकरण, पहला विषय है निराकरण उन्होंने कैसा किया है और किस तरह किया है। अगर निराकरण किया है तो अगला जो संबंधित हमारे किसान हैं उनको कितने प्रकरण को उन्होंने वापस जमीन को दिलवाया है। दूसरा 8 मामला जो बचा है, लंबित है, कृपा करके उसको कब तक निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव के अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में जानकारी चाही गई है। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव के 22-23 से लेकर के जनवरी 26 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय विक्रय के कुल 19 प्रकरण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं और इसमें के 9 प्रकरण
सुनवाई के दौरान उनको खारिज किया गया है कि इसमें धारा 170 ख के अंतर्गत नहीं आता, और 2 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें हमारे भूमि स्वामी को, उनके वारिसान को वो जमीन वापस दिलाया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि पत्थल गांव के धन साय, भोजराम वगैरह ग्राम तिलडेगा, इनके जमीन को इनके जो मूल वारिसान हैं उनको वापस करने का आदेश पारित किया गया है, और इनको कब्जा 10/2/2026 को दिलाया गया है। इसी तरह से गायत्री प्रेमचंद गुप्ता, ग्राम बाग बहार, इनके वारिसान को भी भूमि वापस करने का आदेश पारित हुआ है, और 16/1/2026 को इनको इस जमीन पे कब्जा दिलाया गया है। माननीय सभापति महोदय, 8 प्रकरण जो अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, इनका भी जल्द से जल्द इनका निपटारा हो जाएगा, और जैसा निर्णय आएगा उस हिसाब से इसमें आगे भी कब्जे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से फिर मैं जानना चाहती हूँ, क्या 9 प्रकरण है जो आप बता रहे हैं कि प्रकरण मतलब हो गया है, और कितने भूस्वामी को जमीन में जाकर के देखे कि कितने लोगों को आप लोगों ने कब्जा दिलाने का प्रयास किए हैं? क्या ये सही जानकारी है या फिर नहीं है? अगर नहीं है तो एक बार पता कर लीजिएगा कि इतने प्रकरण आप लोग निपटारा जो किए हैं, क्या उनको वापस जमीन मिल गया है कि नहीं मिल गया है? मेरे जानकारी के अनुसार किसी को वापस जमीन आज तक नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने इनका विधानसभा सत्र के दौरान हमने जानकारी लिया है, और इनको कब्जा दो है 10 फरवरी को दिए हैं, एक को कब्जा, और एक गायत्री विद्युत प्रेमचंद गुप्ता, इनको अभी 16 जनवरी को दिए हैं। दोनों को कब्जा दिया गया है, इसको हमने एक बार कंफर्म भी किया है। यदि ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे, बाकी हमने बात कर लिया है, इनको कब्जा मिल गया है। और जो अभी 8 प्रकरण जो लंबित है न्यायालय में, इनका भी जल्दी से सुनाई होगा। और जैसे मंत्री जी थोड़ा जल्दी उत्तर दो भाई, स्रोत समाचार सुनन नहीं हमन, 1 घंटा मिलते तो मैं स्लो और गति मारा था। 9 प्रकरण इसमें ऐसे हैं जिसमें धारा 170 ख लागू नहीं होता है, इसी कारण उसको खारिज किया गया है। सभापति महोदय जी, मैं इसी के संबंध में मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी भूस्वामी को भूमि वापस दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो उसको भी बताएंगे। क्या मैं दूसरा और विषय है, क्या शहरी क्षेत्रों में भी, मैं पूरा प्रदेश का बात कर रही हूँ, शहरी क्षेत्र में भी क्या 70 ख में जिस भी किसान का अगर मामला है तो क्या राजस्व विभाग, हमारे मंत्री जी क्या इसके लिए भी योजना रचना बना रहे हैं? और नहीं बनाए हैं तो क्या बनाएंगे? क्या उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे? मैं आपके द्वारा जानना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय न हो, उसी के लिए धारा 170 ख है। और अनुसूचित एरिया में तो ये भी व्यवस्था है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी खरीद नहीं सकते, और जहां पे मैदानी एरिया है वहां माननीय सभापति महोदय जी, एक सवाल इसमें मेरा है। इधर महोदय जी, सभापति महोदय जी इधर, हाँ उनके बाद ही। तो मैदानी क्षेत्र में भी आदिवासी से गैर आदिवासी जमीन का यदि अंतरण करना हो तो कलेक्टर के अनुमति बिना नहीं होता, और शहरी क्षेत्र में धारा 170 ख लागू नहीं होता। भावना बोलो। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे केवल समय एक दिया। प्रश्न। जी, सिर्फ एक ही प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय जी, कवर्धा जिला जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में हमारे
आदिवासी समाज रहते हैं जिनकी जमीन 2018 से लेकर के 21 तक के बहुत ज्यादा हस्तांतरण हुई है। आदिवासी जमीनों को सामान्य चाहे कोई से भी अन्य कास्ट के उन्होंने खरीदा है और बहुत गलत तरीके से खरीदा है। उस समय जिस तरीके से वहां पे जो भी पदाधिकारी रहे होंगे, जो प्रशासन शासन में रहे होंगे, बहुत गलत तरीके से सारी जमीनों को ट्रांसफर हुआ है। आज वो व्यक्ति ये बात के लिए भटक रहे हैं कि हमारी जमीन हमको वापस मिले, लेकिन आज उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी और मांग भी करती हूँ कि कवर्धा जिले का भी यही विषय है, तो आदिवासियों की जमीन जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से नहीं दी है उसकी एक बार जांच आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगी मंत्री जी से, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पे आदिवासी हैं और बहुत बड़ी संख्या में गलत तरीके से जमीन हस्तांतरण हुई है। तो उसको भी क्या जांच के विषय में लेंगे क्या? 2018 से 21-22 के बीच का प्रकरण है ये। माननीय सभापति महोदय, भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख में प्रावधान है और ये प्रावधान जो है हमारे जो आदिवासी हमारे भाई हैं उनके जमीन की सुरक्षा, उनकी न्याय के लिए है। अगर कहीं पे गलत ढंग से आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी ने क्रय किया है या छल के साथ उसके जमीन को कब्जा किया है तो उनकी शिकायत आने पे उनकी जांच होती है, उन पर कार्रवाई होती है, उनको विधि सम्मत। देवेंद्र यादव। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, एक बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि ये 170 ख केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू, शहरी क्षेत्र में नहीं। और मैं समझता हूं कि इसमें अभी तक के कोई संशोधन इस प्रकार से नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में है, आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। लेकिन आपने अभी उत्तर दिया कि ये शहरी क्षेत्र में केवल ग्रामीण क्षेत्र में, ये बात स्पष्ट करिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय सभापति महोदय, मैदानी क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आदिवासी की जमीन को कलेक्टर की अनुमति से ही गैर आदिवासी को अंतरण होता है। यहाँ भी धारा 170 ख जो है यहाँ भी लागू होता है, पर उसकी अनुमति कलेक्टर से लगता है। ये जो दिक्कतें यहाँ भी लागू होता है। जो दिक्कतें जो हम भी बता रहे हैं, जो आदरणीय सदस्य चर्चा करिए, वही विषय है कि कलेक्टर के माध्यम से बहुत सारे ऐसी जमीनें किसी कारणवश जो सदन में शायद कुछ चीजों को मंत्री जी नहीं बता बोल दिए हैं, कोई आवेदन यदि देंगे तो विधिवत रूप से कार्रवाई होगी, जनरल प्रश्न में नहीं आएगा। जिले में बहुत सारे पेंडिंग श्री देवेंद्र यादव पूछिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 2 प्रकरणों पे इन्होंने आदिवासी को भूमि वापस कराया। ये जनवरी में और फरवरी में आपने कराया, तो ये प्रकरण का निराकरण कब हुआ और निराकरण होने के बाद समय इतना क्यों लगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसका प्रकरण कब समाप्त हुआ, कब निर्णय हुआ, मैं निर्णय का मैं डेट बता दिया था और उनको कब्जा सौंपने का भी तिथि बता दिया था। और ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए तो प्रकरण के लिए फिर प्रकरण मंगवा करके फिर आपको मैं बता पाऊंगा। आपको मैं जो पारित हुआ उस डेट बता दिया और हमने कब्जा दिलाया वो दोनों डेट बता दिया कि कब पारित हुआ और कब हमने कब्जा दिलाया। श्री देवेंद्र यादव। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर नजुल भूमि में बहुत बड़ी संख्या में आबादी ने अपना घर बसा लिया और उसके पश्चात कई लोगों को पट्टा मिल गया, कई लोग नगर निगम क्षेत्र में राजस्व पटाकर रह रहे हैं। इनके भूमि स्वामित्व के लिए पिछले समय आदेश पारित किया गया और जो नियम बना वो नियम के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में जो भूमि स्वामित्व के लिए दरें निर्धारित हुई वो अत्यधिक रही। इसको देखते हुए बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे आवेदन लगातार जनता के द्वारा दिए जा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से इस पूरे विषय पे ये सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी भूभाटक निर्धारण वसूली हेतु कब्जा किए गए तिथि वर्ष से गणना करने से भूभाटक की राशि जो कि बहुत अधिक हो रही है, भूभाटक वसूली का वर्ष में कोई छूट देंगे क्या? और भूभाटक
का निर्धारण करने के लिए कोई कमेटी बनाएंगे क्या, और कमेटी कितने समय में इस निर्णय को करेगी? माननीय सभापति महोदय, भू भाटक के संबंध में शासन का स्पष्ट निर्देश है। नजुल भूमि के भू भाटक के संबंध में राजस्व पुस्तक पत्रिका खंड 4 के 1 की कंडिका 30 में निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार आवंटित द्वारा पट्टा निष्पादन दिनांक के पश्चात 1 अप्रैल की तारीख से अथवा आवंटित द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के दिनांक से जो पहले हो, भू भाटक लिए जाने का निर्देश है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 2020 में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वार्षिक भू भाटक के निर्धारण हेतु दरों को अधिसूचित किया गया है, जिसकी विभागीय सूचना दिनांक 12/2/2015 में नजुल भूमि के नवीनीकरण एवं पट्टा आवंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत साफ प्रश्न माननीय मंत्री जी से, मैं फिर से उसको दोहरा देता हूं और कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने रख देता हूं। जिला राजनांदगांव कलेक्टर द्वारा 4/10/2024 को पत्र व्यवहार किया गया विभाग में, और ये बताया गया कि भू भाटक का जो निर्धारण हो रहा है वो आज के समय के अनुरूप जो जमीन की कीमत है उससे ज्यादा अधिक हो जा रहा है। जैसा कि कलेक्टर के द्वारा जो विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है उसमें जो एग्जाम्पल दिया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गोविंद राम पिता श्री चंदन माल डागा, 47 वर्ष पहले इन्होंने पट्टा लिया था, उसका जो भू भाटक हो रहा है वो लाखों में हो रहा है। वैसे ही 74 वर्ष पहले का कब्जा है, उसका करोड़ों में हो रहा है। तो ऐसे समय में जो परिवार वहां 50 साल से 60 साल से 70 साल से रह रहा है, गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, भूस्वामी बनाने का काम सरकार ने शुरू किया, उसके लिए जो दर है उसका निर्धारण उचित आप करेंगे, तब जाकर इन लोगों को न्याय मिलेगा। तो बहुत साफ और पॉइंटेड प्रश्न है, क्या भू भाटक का वर्ष की गणना छत्तीसगढ़ की स्थापना के वर्ष के अनुरूप आप करेंगे क्या, या आप इसके लिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसके लिए नियम में और भू भाटक वर्ष को पुनः निर्धारण करने के लिए आप कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक के जो मंशा है उसको मैं स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं। मैं ये विषय जो है राजनांदगांव जिले में आया है। 2015 के जो निर्देश हैं उसमें थोड़ा सा स्पष्टता नहीं था। एक्चुअल में ये 1 अप्रैल की स्थिति या पट्टा निष्पादन की तिथि से लागू होता है। राजनांदगांव में कई गांव ऐसे हैं जो बहुत पुराने रहवासी थे, वो वहां शामिल हुए और उनका भू भाटक का निर्धारण बहुत पहले से किए जाने का ऐसा वहां पे विषय आया है। माननीय सभापति महोदय, इसके स्पष्ट ड्राफ्ट हमारे विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि किसी के साथ अन्याय मत हो और उनको भू भाटक जो है उनके पट्टा निष्पादन की तिथि से या वित्तीय वर्ष का या कब्जा दिलाने के, ताकि उनपे जो पुराने जैसे बता रहे हैं कि 10 साल 15 साल का उसके अधिभार नहीं आएगा। इसके लिए हमारी जो है श्रीमती चौधरी महोदय जी, एक विषय मेरा और रह गया है क्योंकि विषय अपना था, एक बार मेरे को थोड़ा और क्लियर करने दीजिए। मंत्री महोदय जी, ये आदिवासियों का जमीन का सेफ्टी का विषय है, इसलिए मैं पुराना कौन से प्रश्न में मेरा पहले का ही है। प्रश्न आगे बढ़ गया है, फिर आगे बढ़ने की बात बढ़ गया है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरे सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिला, मैं एक बार माननीय मंत्री जी से पुनः 2 विषयों पर जानना चाहता हूं। क्या 2015 का जो आदेश है उसको सभी जिलों में जिला कलेक्टरों द्वारा सामान्य रूप से पालन किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए शिकायतें आई है क्या? शिकायतें आई है तो शिकायतों में क्या कार्रवाई हुई है? और अंतिम प्रश्न, भू भाटक पुनः निर्धारण करने के लिए आप कोई समयबद्ध प्रबंधन
उसके लिए कमेटी का निर्माण, उसकी घोषणा करेंगे क्या और समय कितना लगेगा उसकी जांच करके नया भूभाटक का निर्धारण करना, उसको सदन में स्पष्ट करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये भूभाटक और पट्टा के संबंध में विभाग के द्वारा कई बार निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें 2015 में, 2019, 2020, 2022, 2024 में। मैं ये 2015 में जो भूभाटक के निर्देश जारी हुए हैं उसमें थोड़ा सा स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण ये माननीय सभापति महोदय यही बात लगातार माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं और मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूं, माननीय सभापति महोदय ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, किसी के साथ विषमता मत हो और सबको तो कब तक ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा उसका समय आप बता दें। उसी समय से लागू होगी। कब माननीय मंत्री जी? जल्दी कर लेंगे माननीय मंत्री जी, गरीब जनता परेशान हो रही है, आप कुछ बताएं। अगले ये विषय हमारी जानकारी में आई है, राजनांदगांव जिले में खास तौर से अगले सदन तक कंप्लीट कर लेंगे, ये बता दें, या विजन 47 में जाएगा? नहीं, अंजोर में कि 100-200 चातुरी बतावा भैया, हम जल्दी कर लेंगे। आप कोई समय और जो कलेक्टर मनमानी तरीके से 2015 के नियम को ताक पे रख के अपने हिसाब से भूभाटक लगा रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, इसको भी स्पष्ट करें। सभापति महोदय, इसका प्रूफ भी है हमारे पास। सभापति महोदय, सभापति सभापति महोदय, हम 2-3 महीने में ड्राफ्ट तैयार करके स्पष्ट दिशा निर्देश सारे जिलों को दे देंगे। ठीक है। सभापति महोदय, मेरा भी इसी में प्रश्न है। माननीय देखो, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में सबका संभव नहीं है। दोनों का प्रश्न, दोनों का प्रश्न संयुक्त है, दोनों का प्रश्न है। ये तो बहुत दिनों बाद जुड़वा प्रश्न है सभापति महोदय। मैं तो कम से कम मुझे याद नहीं है कि एक कर लीजिए आप। दो सदस्य के नाम हो और ये इतिहास भी दर्ज हो रहा है। ये नहीं, पहले भी आया है, पहले भी आया है, लेकिन बहुत वर्षों बाद आया है लगता है। लेकिन नहीं आया, पहले आया, मेरे को याद है। आपको याद? माननीय सभापति महोदय जी, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगी, मैं बस आंसर चाहती हूँ। आदेश दिनांक जो आपका 12/2/2015 के तहत चालू वर्ष से भूभाटक का निर्धारण किया जाना चाहिए, जबकि राजनांदगांव जिले में नजूल विभाग के द्वारा वर्तमान की दर से विगत वर्षों का भी निर्धारण हेतु आदेश प्रसारित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है, जबकि उसका निर्धारण हर वर्ष के दर के हिसाब से होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसका प्रूफ भी मेरे पास, आप चाहे मैं आपके पटल में रख सकती हूँ। तो वास्तव में ऐसा हो रहा है तो मंत्री जी इसकी जांच कराएंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं इसी विषय को भी और बोला हूं कि राजनांदगांव में विषय आया है और उसमें हम जल्दी ड्राफ्ट तय कर रहे हैं। सारे जिले में एक ही उनकी व्याख्या गलत हो गई। 2015 में जो निर्देश जारी किए हैं, उन गलत व्याख्या के कारण राजनांदगांव जिले में प्रॉब्लम आया है। समयबद्ध तरीके में 2 महीना की 3 महीना, आपने बोला 2 महीने में कर देंगे, निर्देश देंगे ताकि कहीं पे ऐसा कोई समस्या ना हो। 2 महीना की 3 महीना। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, आखिरी प्रश्न है, 2 महीना की 3 महीना? 3 महीने में करके 3 महीने में। धन्यवाद। श्रीमती चातुरी। माननीय सभापति महोदय, मोर मूल प्रश्न में अवधि या कोनो वर्ष के उल्लेख नहीं है, लेकिन आप सदन के द्वारा मोर मूल प्रश्न ला संशोधित करके वो में समय अवधि कर दिया गया है 2025, जेखर से पूरा उत्तर नहीं उद्भूत होता, ऐसे करके आए हवे। मोर प्रश्न के लिखित जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी हा बताए हवे कि जी नहीं, कोनो प्रश्न उद्भूत नहीं हो सके और प्रश्न क, ख और ग तीनों भाग के उत्तर में असनेज बताया गया हवे। मोर पास शासकीय दस्तावेज हवे जेमा प्रमाणित होवत है, जेकर से प्रमाणित होवत हवे कि जंगल बेढ़ा के खसरा नंबर 390 में जेकर रकबा 20 हेक्टेयर हवे, ओमा 1989-90 के एक मिसल है। ओ मिसल के अनुसार सामाजिक वानिकी नर्सरी वन विभाग सुरक्षित हवे। एकर से ये स्पष्ट होता है कि माननीय वन मंत्री के द्वारा मोला जो लिखित में उत्तर दे गए हवे वो जवाब हर सही नहीं हवे। मोर करा जो लिखित दस्तावेज है, प्रश्न आप करो ना, आप प्रश्न करिए। नहीं, मैं पहले बता देते ना, काबर की कोनो प्रश्न उद्भूत नहीं हुआ थे कहते तो ओकर कारण भी बता देते। सभापति महोदय, एक मिनट चातुरी जी, बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है, पहली बार चुन के आई है और उनका मूल प्रश्न बदल गया है। मतलब ये है कि विभाग ने अप्रोच किया होगा विधानसभा सचिवालय से, तभी ये संभव हो सकता है सभापति महोदय
ये बहुत गंभीर मामला है। यदि इस प्रकार से हो रहा है नहीं तो इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आसंती से ये निर्देश होना चाहिए कि विभाग यदि प्रश्न बदलने की बात यदि कर रहे हैं तो इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, विभाग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी अधिकारी ने किया बहुत गंभीर बात है सभापति महोदय। विधानसभा सचिवालय क्या मतलब है कि वो प्रश्न बदलवाए, क्योंकि विभाग उन्होंने नहीं आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविक प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न के आधार पर आप करते हैं वो करिए। उनका प्रश्न बदल गया है। प्रश्न नहीं बदला है, उन्होंने जो प्रश्न किया है उसी प्रश्न के आधार पर करते हैं उत्तर दिया हुआ है। उसके पास मंत्री बदल गया है। सभापति महोदय बात है, सिर्फ सभापति महोदय व्यवस्था देंगे। सभापति महोदय ये बहुत गंभीर बात है। सभापति जी माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये मामला सदन में आ चुका है और माननीय सदस्य ने कहा उसका मूल प्रश्न बदल गया है, तो आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करा लें और सही पाया जाता है तो फिर आधे घंटे की चर्चा आप कराएंगे। इसमें ये निवेदन आपसे करते हैं। जो प्रश्न है, क्या वन विभाग महासमुंद वन मंडल के सरायपाली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जंगल बेड़ा में नर्सरी अथवा वृक्षारोपण कार्य किया गया था? यदि यहाँ तो किस प्रकार कुल कितने वृक्ष क्षेत्र पर लगाए गए? अब आप उसका कोई न कोई समय अवधि करेंगे ना? नहीं, समयावधि करिए। नहीं, आप पूछेंगे 1947 से, इसमें तो वही हुआ ना कि क्या वन विभाग महासमुंद वन मंडल सरायपाली वन परिक्षेत्र, आपने कब से पूछा? कोई रहेगा समय अवधि? भाई समय सीमा मैं नहीं पूछा, कोनो समय सीमा में वहाँ वन परिक्षेत्र रही से कि नहीं, वो नर्सरी रही से कि नहीं, लेकिन अभी वो नर्सरी ला खत्म करेंगे। आप उसमें प्रश्न कीजिए। देखिए, उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें नर्सरी था कि नहीं था, ये 2025 तो ये कहां से आ गया अपने आप से? कहीं न कहीं उसको सुनिश्चित नहीं, करना कहीं पड़ेगा। कैसे सुनिश्चित करेंगे जब नर्सरी है? नर्सरी हो सकता है 1947 का भी हो, कब का, या अंग्रेजों के समय भी हो सकता है। रिकॉर्ड तो नहीं बदलेगा सभापति महोदय। यदि आपके राजस्व रिकॉर्ड में लिखा है, यदि 1947 से पहले भी कलेक्टर बना है तो राजस्व में तो ये लिखा गया कलेक्टर भवन लिखेगा ना, कहीं न कहीं तो लिखेगा ना, उसको लिखेंगे ना, लिखेगा ना कहीं न कहीं। तो ये विभाग अपने मां से 2025 कर देगा क्या? उसमें देखिए, अपन भी प्रश्न स्वरूप भी बदल गया। नहीं, अपन भी प्रश्न करते हैं और आप भी प्रश्न करते हैं, उसमें लिखा रहता है 5 साल का, 10 साल का करते हैं ना, 20 साल का, जो भी लिखा रहता है यदि समय आप वन लिखे हैं, पंच वन लिखे हैं, और दूसरी बात कभी भी हो सकता है। दूसरी बात, जो सचिवालय का जो पार्ट है और जो बात आई है, मैं उसको विलोपित करता हूँ। नहीं, सचिवालय पे हम यहाँ आरोप नहीं लगाए सभापति महोदय। सचिवालय को क्या पड़ा है कि वो क्वेश्चन बदले? जो भी विभाग पे है, विभाग ने बदलवाया है। आप पूछिए जी प्रश्न। विभाग ने बदलवाया, इसकी जांच होनी चाहिए सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आप प्रश्न ये करें। शासकीय रिकॉर्ड है, इस शासकीय रिकॉर्ड में स्पष्ट तौर पे कहे गए है कि नर्सरी की अवैध कटाई बंद हो के संबंध में मौका जांच किया गया, जिसमें खसरा नंबर 390 मंत्री जी जवाब दें। रकबा हेक्टेयर 20 मिसल 1889-90 के अनुसार सामाजिक वन की नर्सरी वन विभाग सुरक्षित है, जिसमें मौके में आंवला, खैर इत्यादि वृक्ष लगाया गया पाया गया, जिसमें से कुछ भाग पर सोलर प्लांट के बाउंड्री वाल कर घेराव किया जाना पाया गया। उक्त खसरा नंबर 390 का आवंटन गोदावरी सोलर प्लांट को उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार नहीं हुआ है। सेम पूरा जल जंगल जमीन सब बेच देंगे। समय सीमा के बंधन करे जाना मतलब सीधा गोदावरी सोलर प्लांट ला बचाए जाए के साजिश होवा थे। और माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि वो जंगल बेड़ा गांव के मनखे मनहर पिछले 1.5 महीना से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हवे, लेकिन शासन प्रशासन होकर तरफ ध्यान नहीं देवा थे। और भी दस्तावेज है जिनमें माननीय तहसीलदार के जांच रिपोर्ट मैं पूछना चाहता हूँ। मूल प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से मैं मांग करत हूँ कि मोर प्रश्न के असत्य जवाब तैयार करके भेजने वाला वन विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे जाए और नर्सरी ला उजाड़ने वाला तथा वृक्षों के अवैध कटाई करने वाला जिम्मेदार सोलर प्लांट के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे जाही का? माननीय सभापति महोदय, एक तो
माननीय भूपेश बघेल जी ने जो विधान सभा के सचिवालय पे प्रश्न माननीय बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं मंत्री जी। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, ये गलत पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। विधानसभा सचिवालय पे ये गलत परंपरा है सभापति महोदय। विभाग के ऊपर बिल्कुल गलत आरोप है। प्रश्न बचाने के लिए प्रश्न आपका आया, नहीं उस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। जो प्रश्न आपने दिया है पे कोई आरोप नहीं लगाया। जो प्रश्न आपने दिया है उस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। नहीं, ये विभाग अभी वही प्रश्न कर रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं। आपको गलत आपने 2025 में इसने प्रश्न में पूछा है कि 2025 में वृक्षारोपण हुआ कि नहीं हुआ। माननीय तो मैंने मंत्री उसको उत्तर दिया महोदय, है। मोर मूल प्रश्न मोर हाथ में हवे मैं आप तक भेजना चाहता हूँ। एमा मोर मूल प्रश्न में 2025 के उल्लेख ही नहीं है। विभाग के अधिकारी बचाने का काम कर रहे हैं, मिली भगत कर रहे हैं, मिली भगत नहीं करेंगे, बताइए बस। बैठिए, मेरी बात सुनिए। अरे आप मेरी बात सुनिए ना। के प्रश्न होने के कारण सचिवालय द्वारा नियमावली अंतर्गत अवधि अंकित कर ग्राह्य योग्य किया गया है ताकि प्रश्न ग्राह्य हो सके, अन्यथा नियम अंतर्गत न होने के कारण प्रश्न ग्राह्य नहीं हो पाता। इसलिए उसमें तारीख दिया गया है, क्योंकि आप उसको अनिश्चित काल के लिए उसको आप प्रश्न नहीं कर सकते, इसलिए उसमें तारीख दिया गया है। जो प्रश्न आया है आप उसमें प्रश्न पूछे और मंत्री जी जवाब दें। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वन विभाग के नर्सरी में गोदावरी सोलर प्लांट के द्वारा जो अतिक्रमण करे गए हावे ओला तत्काल हटाया जाही का। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपनी जानकारी में स्पष्ट किया जो जमीन है वो वैसे इस प्रश्न से उद्भूत नहीं होता सभापति महोदय, लेकिन जो जमीन निकालते हैं वहां पर इस संयंत्र को दिया गया है वो वन विभाग का नहीं है सभापति महोदय। मोरखना सरकारी दस्तावेज है माननीय सभापति महोदय, मोरखना सरकारी दस्तावेज है और वो वन विभाग के नर्सरी वहाँ 89 में बता रहे सामाजिक वानिकी का नर्सरी तो श्री भूपेश बघेल। बहिगमन वापस करो, माननीय जी आगे। सभापति जी समय नहीं है, प्रश्न करने दीजिए ना। अब समय अभी बहिगमन वापस हो गया है। वालों का क्या प्रश्न कर रहे आप में ये बताइए कि 2024-25 में धान शार्टेज कितना हुआ, उसकी कीमत क्या है, और दूसरा इसी में बता दीजिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तीसरा प्रश्न ये बता दीजिए कि जितने सोसाइटी और जितने कर्मचारी को आपने आरोपी बनाया उसको फिर से 25-26 में खरीदने की अनुमति क्यों आपने दी। मंत्री जी, बहिगमन हुआ है नहीं हुआ ये भी पहले पूछ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, जो 2024-25 में जो धान के जो शार्टेज हुआ वो टोटल मैट्रिक टन के आधार पर 15,772.21 मैट्रिक टन धान के शार्टेज हुआ सभापति महोदय 2024-25 में, और राशि लगभग 3,627.95 लाख रुपए ये शार्टेज हुआ। और कितने समिति हैं और कितने समितियों को फिर से आपने काम दे दिया 25-26 में खरीदने का। टोटल रायपुर के अंतर्गत में 526 समिति है और उसमें उपार्जन जो केंद्र की संख्या है लगभग 677, और जो शार्टेज वाला जो समिति है उसमें 161 है और 200 हम निकालते हैं उसका जो। अब एफआईआर कितने में की और बजट में क्यों नहीं किया आपने। देखिए एफआईआर जो कहते हैं किया गया है और उसके तहत में 58B के तहत में भी जो दो कहते हैं समिति प्रभारी हैं उनके ऊपर भी कहते हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर आपने की।
एफआईआर की जानकारी मैंने आपको दिया है, इसमें अलग से आपको सवाल तो मैं अलग से सोसाइटी में नहीं है। मैंने इसकी जानकारी आपको दी है। प्रश्नकाल समाप्त।